नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से देश के वरिष्ठ, सम्मानित, जाने-माने, सुलझे हुए और बहुत प्रभावशाली पत्रकार आशुतोष जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। सर, ये तो सारी पार्टियां टूट रही हैं सर, और जाके एक ही टूट नहीं रही पार्टी है, लूटी जा रही है। लूटी जा रही हैं। तो ये हो क्या रहा है सर? लूटी जा कहानी रही कोई है। कुछ समझ आई क्या? आप तो लिखते पढ़ते भी हैं, मतलब जीवंत जीवंत उदाहरण तो कोई नहीं होगा, लेकिन कोई पुराना भी हो। आप तो कई बरस की, कई मुल्कों की डेमोक्रेसी पढ़ते रहते हैं। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत अप्रत्याशित हो रहा है, और अप्रत्याशित मुझे लगता है कि पिछले करीब बिहार चुनाव के पहले से अप्रत्याशित हो रहा है। क्योंकि अचानक अगर आप देखें कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला, जबकि दावे थे 400 पार जाने के, तो उसके बाद उनको एक झटका लगा। और उस झटके के बाद अगर आप देखें, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, ये दो चुनाव है जिसमें लोग ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और कांग्रेस वहां पे जीतेगी या कांग्रेस लेड गठबंधन जीतेगा। और दोनों चुनाव ने जितने विश्लेषक थे या जितने विवेचना करने वाले लोग थे, सबको चौंकाया। अरे ये क्या हो गया? ये जो, और इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश से होती है, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत 2/3 बहुमत से आगे निकल गई। तो ये जो ये क्या हो गया? ये जो फैक्टर है, ये दरअसल पिछले कई महीनों से अगर आप देखें तो बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो मई के महीने तक, यहां तक कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक भी 2025 में चुनाव आयोग उस वक्त वोटर आईडी कार्ड के बारे में बात कर रहा था। वोटर आईडी कार्ड को जो है वो जो आपका आधार कार्ड है उसे जोड़ रहा था। और अचानक 22-23 जनवरी को एक खबर आ जाती है कि अब बिहार के चुनाव में 1 महीने के अंदर एसआईआर हो जाएगा। यानी जो चुनाव आयोग वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के बारे में गंभीरता से काम कर रहा था, वो अचानक कहता है आधार कार्ड जो है वो चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट बनाने में इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ता है, फिर भी वो मानी। तो ये जो 1 महीने के अंदर अप्रत्याशित तौर पर जो एसआईआर करने की कोशिश की गई, जिसमें काफी हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। उसके बाद आप आइए, जब बंगाल का चुनाव होता है तो अचानक जिस तरीके से पूरे बंगाल के चुनाव को घेर लिया जाता है, पूरे एक तरीके से पूरे स्टेट पर कब्जा हो जाता है, और फिर 27 लाख लोगों के वोट काट दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब गुहार लगाई जाती है, कहते हैं भाई इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार दे देना। जैसे जैसे कोई कहने की कोशिश करा, अगर इस बार चुनाव नहीं हुआ तो क्या हुआ, 5 साल बाद चुनाव दे दे, चुनाव में हिस्सा ले लेना। ये बड़ा कैजुअल था। और उसके बाद जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की अप्रत्याशित हार हुई, आप देखिए कि जो उनकी विधायक दल थे उसके 3/4 विधायक टूट गए। जो संसदीय दल उसके 2/3 सांसद टूट गए। उसके पहले आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि भाई कांग्रेस को वोट मत दो क्योंकि इनके विधायक तो जीतने के बाद फिर बीजेपी में चले जाते हैं, उसके 10 में से 7 सांसद टूट गए। फिर वो सिलसिला महाराष्ट्र पे आ गया, शिवसेना के 9 में से 6 सांसद टूट गए और अब उनके विधायकों पर गाज गिरने वाली है। फिर चर्चा ये हुई कि समाजवादी पार्टी भी टूटेगी। तो ये जो बैक टू बैक जो अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, वो किसी बड़ी घटना का एक तरीके से पूर्वाभास है। एक आभास हमको दे रहा है, एक आहट हमको सुनाई पड़ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो, चूंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं अटकली लगा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डिलिमिटेशन की बात की जा रही है, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, ये सब कुछ उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो सत्य नहीं मान रहा, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसका गंतव्य कुछ और, लक्ष्य कुछ और। तो वो जो कि अगर आप देखें तो डिलिमिटेशन और साथ ही साथ जो वन नेशन, ये दोनों ही बहुत बड़े कार्यक्रम है, छोटे कार्यक्रम नहीं है। तो क्या 2029 के पहले कुछ सिस्टम को इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत 2023 में 29 में पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाए? मैं सिर्फ एक अटकल लगा रहा हूं, मेरे पास जानकारी नहीं कि मतलब क्या है। तो जरूर कुछ बहुत बड़ा अप्रत्याशित होने वाला है, जिसकी वजह से इतनी अप्रत्याशित घटनाएं बैक टू बैक हो रही हैं। कम से कम मैंने नहीं देखा कितनी अप्रत्याशित घटनाएं एक साथ हों। भाई 27 लाख लोगों के वोट कट जाएं और सुप्रीम कोर्ट उस पर तवज्जो ना ले, मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए
सुप्रीम कोर्ट उस पर दखल ना दे, जबकि साफ ओपन एंड शट केस है कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। एसआईआर हो जाए, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, विपक्ष सिर उठाए हुए है, लेकिन कहीं कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो प्रत्याशित घटनाएं हो रही, उसके आधार पे मेरा मानना है कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब वो क्या होगा मेरे पास वो जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे लिए उस पर किसी तरीके की टिप्पणी करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है कि 2029 का चुनाव केवल औपचारिकता ही बच जाए। देखिए, एक तबका तो अभी कहने लगा कि जो 2000 जो चुनाव इस देश के अंदर हो रहे हैं महज औपचारिकता है। भाई योगेंद्र यादव जैसे लोग अभी लिखने लगे कि भाई इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इस देश के अंदर आ गई है। आपने देखा होगा कि जो जो विदेशों में तो इसको लेके पहले से चर्चा हो रही कि भारत के अंदर चुनाव नहीं बल्कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है एक तरीके से। राहुल गांधी अब ये कहने लगे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक में कि जो परंपरागत तरीके से अब आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते, आपको गैर परंपरागत तरीका खोजना पड़ेगा, वो रेजिस्टेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट की गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईआर को लोग एक बहुत बड़ा तबका इस नजर से देखता है दरअसल चुनाव को मैनेज किया जा रहा है या मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं इसके संदर्भ में एक बड़े तबके का साफ तौर पर मैं कहना है कि अब चुनाव इस देश के अंदर फ्री एंड फेयर नहीं हो रही, ये गंभीर आरोप है। और चुनाव आयोग की जो लोकप्रियता है या चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो लगातार नीचे जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन काउंटर की तरीके से काम कर रहा है। वहां विपक्ष कोई भी सर पटक ले, विपक्ष की किसी बात की सुनवाई नहीं होती। आप शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होके वो सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने की गुहार कर सकते हो, कहीं कोई तवज्जो नहीं। और अगर कहीं कोई विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी कर दे तो फौरन एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको फौरन नोटिस दे दिया जाता है। तो ऐसे में 2029 के चुनाव को लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती। मैं अभी भी दिल से ये मानता हूं कि भारत का संविधान स्वच्छ हो, फेयर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो और भारत की संवैधानिक जो प्रक्रिया है उस पर संदेह ना हो। लेकिन मेरे शरीर का एक दूसरा हिस्सा भी है जो कहता है कि नहीं, भारत का जो संवैधानिक जो जो व्यवस्था है उस पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें गहरे तनाव दिखाई पड़ रहे हैं। हमारा जो चुनाव है जिसको हमारा दिल कहता है कि साफ सुथरे होने चाहिए, अब ये सवाल मन में खड़ा होता है कि वाकई में साफ सुथरे हो भी रहे या नहीं हो रहे हैं। ये सवाल है और इनके जवाब नहीं मिलते। जब आप सरकार से जवाब करते हैं कोई भी चीज अगर आज की तारीख में हो रहा हो तो आपको बोलते आप कोर्ट चले जाइए, और कोर्ट का जो हाल है वो आपको मालूम है। भाई कोर्ट चले जाइए तो एक ये प्रक्रियागत समस्या है कि आप जाएंगे वहां 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल के बाद फैसले होंगे, तो तब तक तो जो समस्या ही खत्म हो चुकी होगी। तो ये बहुत आसान है, आप कोर्ट चले जाइए, है ना भाई। 1-2 लड़के पिछले 6 साल से जेल के अंदर हैं, अब आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रही और कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि भाई जेल नहीं बल्कि बेल नियम होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी वही सुप्रीम कोर्ट, उसके जजेस बार बार अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं और कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए, मेरा तो साफ तौर मानना है कि इस वक्त जो संवैधानिक स्थिति है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से खिसक के एक जिसे कहते हैं यानी अधिनायकवादी व्यवस्था की तरफ निकली है। और अब वहां से भी आगे बढ़ते हुए वो कहीं ना कहीं एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां विपक्ष नाम की कोई चीज होगी नहीं, विपक्ष नाम की चिड़िया ही नहीं होगी। अब आप शिवसेना को तोड़ देंगे, आप ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ देंगे, केजरीवाल की पार्टी को तोड़ देंगे, कल कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, तो विपक्ष नाम मात्र का होगा। तो वो विपक्ष हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। सर विपक्ष की भी आप बात कर रहे हैं, मैं मतलब ये गंभीर चिंतन का विषय है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। लेकिन सर ये गंभीरता, ये खलबली, बेचैनी इन सवालों को लेकर विपक्ष में दिखाई क्यों नहीं दे रही है सर? देखिए विपक्ष में चिंता है इस बात को लेकर, लेकिन विपक्ष में 2 चीजें, एक तो उनके अंदर एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है, वो करें तो करें क्या। ये जो एक डिलेमा है, या कह सकते हैं कि आप ट्रॉमा भी कह सकते हैं, शॉक में भी कह सकते हैं, क्योंकि कम से कम भारत की आजादी के बाद से, जब से हमने संविधान स्वीकार किया है, तब से ये स्थिति नहीं पैदा हुई है कि लोगों को चुनाव पर ही भरोसा खत्म होने लगे। हमारे यहाँ बूथ लूटे जाते थे, रिगिंग होती थी,
लेकिन लोगों का भरोसा चुनाव पर था कि हमारे यहाँ चुनाव अभी भी फ्री एंड फेयर होते हैं। अगर कहीं शिकायत मिल जाती थी कि नहीं यहाँ बूथ लूटे गए हैं या यहाँ पे जबरदस्ती की गई है, तो वहां रीपोलिंग होती थी। तो लोगों का आज की तारीख में लोगों का भरोसा चुनावी क्रिया से उठता जा रहा है। अब विपक्ष इस दुविधा में है, इस डिलेमा में है, तो करे क्या? अगर वो चुनाव में हिस्सा ना लेने की बात करे तो जनता कैसे रिएक्ट करेगी, उसका वोटर कैसे रिएक्ट करेगा, उसका अपना कैडर कैसे रिएक्ट करेगा? और क्या चुनाव में हिस्सा ना लेना समस्या का समाधान है? ये भी अपने आप में प्रश्न है। तो नेता, जैसे आपने याद होगा कि जब बिहार चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने की एक टिप्पणी आई थी कि भाई हम चुनाव में हिस्सा ना लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, बोला था। राहुल गांधी तो बार बार कहे चुनाव में हिस्सा लेने कोई मतलब ही नहीं, लगातार वोट चोरी हो रही है। और राहुल गांधी ने जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें इस ओर इशारा भी किया कि भाई अब ये परंपरागत तरीका काम नहीं करेगा, आपको रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? सड़क पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो विपक्ष अभी इस दुविधा में है कि चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है, ये छोटा फैसला नहीं है। इस फैसले से भारत की पूरी संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाएगी। और अगर चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से हिल गई तो इसकी कीमत विपक्ष क्या चुकाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन चीजें धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि अगर विपक्ष को कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कोर्स करेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है या कहीं उसको रेमेडी दिखाई नहीं पड़ती है, तो फिर वो जाए तो जाए कहां? हमारे यहाँ व्यवस्था थे कि अगर आप एग्जीक्यूटिव से नाराज हैं या वहां आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप संसद के अंदर चले जाइए। संसद से अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आप जुडिशरी के पास चले जाइए। लेकिन अगर स्थिति ये पहुंच जाए कि हमारे मुख्य न्यायाधीश जो लोग युवा हैं और पत्रकार हैं, जो वकील हैं, उनको अगर कॉकरोच कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, तो फिर आदमी जाएगा कहां? तो ये जो स्थिति, एक बेबसी और दुविधा, ये जो स्थिति है, मुझे लगता है इसने कहीं ना कहीं विपक्ष को किम कर्तव्य विमूढ़ कर दिया है कि क्या करें, चुनाव में हिस्सा ले ना ले। और दूसरी बात क्या है कि हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके अंदर विचारधारा की शक्ति नहीं, ताकत नहीं है। विचारधारा आपको हमेशा लड़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उनके मन में इस बात का भी डर है और सब सहमे हुए आज कब किसकी पार्टी टूट जाए कोई नहीं जानता। तो इसका जवाब एक ही है जो राहुल गांधी ने कहा है कि आपको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और ये चिंता छोड़नी पड़ेगी कौन हमारी पार्टी छोड़ रहा, कौन हमारी पार्टी नहीं छोड़ रहा। इंदिरा गांधी के जमाने में तो दो बार कांग्रेस पार्टी टूटी, लेकिन अंततः पार्टी तो इंदिरा गांधी के साथ ही खड़ी हुई 1969 में और 77 में। भाई जब कामराज जैसे बड़े लोगों ने पार्टी इंदिरा का विरोध किया तो पार्टी टूटी। उसके बाद 77-78 के अंदर ब्रह्मानंद रेड्डी ने विरोध किया तो पार्टी टूटी और ये लगा इंदिरा गांधी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी दोनों बार बाउंस बैक करती हैं क्योंकि लोगों का भरोसा गांधी में था, इन छत्रपों में नहीं था। तो अब आज की तारीख में क्या अखिलेश यादव के अंदर यह भरोसा है कि अगर पार्टी टूट जाए तो वो पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं? क्या ममता बनर्जी के भरोसा है कि अगर उनकी पार्टी टूट गई तो क्या वो जनता उन पर भरोसा करेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं। हमारे आपके लिए चूंकि बातचीत करना आसान होता है, लेकिन उनके लिए तो उसको एग्जीक्यूट करना एक मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं विपक्ष की दुविधा और बेबसी दोनों को समझता हूँ। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं सर, क्योंकि ये मुद्दा अब केवल हमारे डिस्कशन का नहीं रह गया है, अब तो ये चौक चौराहों पर भी लोग इस बारे में चर्चा करने लगे हैं। चाय की टपरी पर भी बात कर रहे हैं कि मामला वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखाया जा रहा है। अब भरोसा खो रहे हैं लोग। बिल्कुल।